नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, और उस डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसेसरी डाइजेस्टिव पार्ट्स की, जिसमें हमने इससे पहले के वीडियो में आपको लीवर पढ़ाया था और आज हम ले रहे हैं गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। तीन महत्वपूर्ण अंग हैं और तीनों के बारे में इस वीडियो में आप जो है इस वीडियो में और इस पूरी सीरीज में आप बढ़िया से समझेंगे, जिसमें अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है ही है, लेकिन अगर आप केवल सामान्य जानकारी भी चाहते हैं अपने शरीर के बारे में, अपने पाचनांगों के बारे में, डाइजेस्टिव पार्ट्स के बारे में, तो भी आप इसको देख करके बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं। लीवर को डिटेल में समझा था हम लोगों ने। आज हम गॉल ब्लैडर की बात करेंगे और इसके बाद के वीडियो में हम पैंक्रियास की बात करेंगे। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। ये आप जानते हैं, पित्ताशय एक नाशपाती के आकार की संरचना है। किसके आकार की? नाशपाती के आकार की संरचना है। पीयर शेप्ड होती है। कैसे होती है? पीयर शेप्ड होती है। ये नाशपाती के आकार देख रहे हैं आप, ये जैसे एक नाशपाती होती है, पीयर होती है, वैसे ही ये पाई जा रही। यहां पर आप देख रहे हैं एक गॉल ब्लैडर है और इसमें ये क्या होती है? पित्त नलिका पाई जाती है, बाइल डक्ट पाई जाती है, और उसी से जो लीवर में बाइल बनता है, जो लीवर में ये पूरा देख रहे हैं आप, ये लीवर बना हुआ है और ये यहां पर स्टोमक है और ये यहां से क्या निकल रही है? छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला पार्ट, ये किसका पार्ट है? ये डिओडिनम का पार्ट है। ठीक है, डिओडिनम का पार्ट है, यानी ये ग्रहणी का पार्ट है। ये डिओडिनम का पार्ट है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप यहां पर समझेंगे इस चीज को अच्छी तरीके से कि किस तरह से लीवर और गॉल ब्लैडर कैसे आपस में जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लीवर में क्या बनता है? लीवर में पित्त बनता है, यानी बाइल बनता है, और फिर ये पित्त नलिका के माध्यम से, बाइल डक्ट के माध्यम से कहां पर आता है? पित्ताशय में आता है। पित्ताशय में ये एकत्रित होता है। ठीक है, और फिर जब कुछ हार्मोन्स का इफेक्ट जो है, जब आपको हार्मोन्स पढ़ाएंगे वहां बताएंगे आपको, कुछ हार्मोन्स का इफेक्ट होता है तो ये क्या करता है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर उस कॉन्ट्रैक्शन से ये बाइल डक्ट के थ्रू कहां चला जाता है? डिओडिनम में चला जाता है। कहां चला जाता है? डिओडिनम में चला जाता है, और उस जंक्शन पॉइंट पर जो है मिलता है, जहां पर पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाटिक जूस है वो आकर के मिलता है। यानी डिओडिनम वो प्लेस है जहां पर पैंक्रियाटिक जूस भी आता है और बाइल जूस भी आता है, पित्त रस भी आता है। ध्यान देने की बात यह है कि पित्त बनता कहां पर है? लीवर में बनता है, यकृत में बनता है, लेकिन एकत्रित कहां पर होता है? पित्ताशय में एकत्रित होता है। अब ये जो पित्त है ये है क्या? किस प्रकार का ये पित्त है और इसमें पित्ताशय की क्या भूमिका है और पित्त की क्या भूमिका है? यानी बाइल जूस की क्या रोल है और गॉल ब्लैडर का क्या रोल है? क्योंकि आपने देखा होगा कई बार कुछ ऑपरेशन से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने से, और वो प्रॉब्लम्स क्या होती है उसको भी आपको बताएंगे, जिसको हम कहते हैं गॉल स्टोन या पित्ताशय की पथरी, जिसके कारण से कई बार आपका गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया जाता है। तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, और यानी जब तक आप पित्ताशय के रोल को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि अगर पित्ताशय नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बहरहाल आप समझिए इस चीज को। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, इट इज पियर शेप्ड स्मॉल पाउच दैट सिट्स जस्ट अंडर द लीवर। किसके? लीवर के ठीक नीचे होता है इसमें राइट पार्ट। किसके? राइट पार्ट ऑफ द लीवर। ठीक है, इट स्टोर्स बाइल, बाइल मतलब पित्त, कमिंग आउट ऑफ द लीवर। आफ्टर मील द गॉल ब्लैडर बिकम्स एम्प्टी लाइक अ डिफ्लेटेड बैलून। जैसे कोई एक फूला हुआ गुब्बारा हो, ठीक है ना, और उसको उसमें से कुछ एयर निकाल लिया जाए तो ये ऐसे पिचका सा जो है वो बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये हो जाता है। ठीक है, तो कभी फूला होता है तो कभी क्या होता है? पिचका होता है। जब इसमें पित्त जो है भरा हुआ है तो ये हल्का फूला होता है, यानी इस शेप में होता है, लेकिन जब इसमें से पित्त निकल जाता है तो ऐसे ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये पित्त जो होता है साहब, वो क्या होता है? पहले एक इसमें क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पित्त में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं।
पित्त में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, पित्त में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा यहां पर पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आखिर रोल क्या है इसका, इसका मतलब नहीं कि इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है तो इसका डाइजेशन में कोई रोल नहीं है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। समझिए इस चीज को। पहली चीज तो जो बाइल है हमारा, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारे यहां। हमारी बॉडी में डेली लगभग 700 टू 1000 ml, लगभग 700-800 ml से लगभग 1000 ml तक हमारी बॉडी में क्या होता है, ये लगभग डेली बनता है। ठीक है, देखिए नीचे लिखा हुआ है लगभग, देख रहे हैं आप, ये 800 ml टू 1000 ml के आसपास ये डेली हमारे बॉडी में बनता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप फैट कितना ले रहे हैं। अगर आप वसाओं का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, फैट ज्यादा ले रहे हैं, फैटी सब्सटेंस ज्यादा ले रहे हैं, तो इसका अमाउंट ज्यादा भी हो जाएगा। अगर फैटी सब्सटेंस कम ले रहे हैं तो इसका अमाउंट क्या होगा, कम हो जाएगा। यहां देखिए बाइल कैसा होता है, लगभग पीले रंग का होता है। कैसे, लगभग पीले रंग का होता है, थोड़ा हरा पीला होता है, एलोइस ग्रीन इसीलिए कहते हैं, क्या बोलते हैं, लगभग पीला हरा सा होता है। ये एल्कलाइन लिक्विड, क्षारीय द्रव्य होता है। ये क्या होता है, क्षारीय द्रव्य क्यों है, क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू आप देख रहे हैं लगभग 7.6 से 8.6 तक, यानी लगभग 7.8 से 7.6 से लेकर के इसका पीएच कितना हो सकता है, 8.6 तक इसका पीएच हो सकता है। इसमें जो ये आपका 700 से 800 तक ml जो आपका पाया जा रहा है ये पित्तरस, उस पित्तरस में अलग अलग जो सब्सटेंस किसके हैं, जो इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका अमाउंट क्या है, जरा इसको ध्यान से समझिए आप। इसमें ध्यान देने की जरूरत है। इसमें लगभग 92%, यानी जितना आपका पित्तरस जो बन रहा है उस पित्तरस में लगभग क्या होता है, 92% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। बाइल साल्ट्स इसमें होते हैं लगभग 6.0%, इसको बोलते हैं हिंदी में पित्त लवण, पित्त लवण यानी बाइल साल्ट्स 6.0%। बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट, पिगमेंट क्या करता है, इसको कलर देता है। बाइल पिगमेंट और बाइल एसिड्स, ठीक है, पित्त अम्ल, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पित्त अम्ल, और इसे क्या कहते हैं, बाइल पिगमेंट को पित्त रंगा, पित्त रंगा, रंगा उसे कहते हैं जो क्या करता है, किसी चीज को कलर प्रदान करता है, क्योंकि पित्त का भी रंग है ना, क्या है रंग, पीला है, कुछ हरा है, इसलिए क्या बोलेंगे, पित्त रंगाएं बोलेंगे, इनको हम बाइल पिगमेंट्स कहेंगे। तो बाइल पिगमेंट्स और बाइल एसिड्स का जो रेशियो होता है वो लगभग कितना होता है, 0.3% होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जाहिर सी बात है, फैट भी इसमें पाया जाता है, और कोलेस्ट्रॉल लगभग 0.3 टू 0.9% होता है, 0.3 टू 0.9% होता है। और लेसिथिन, लेसिथिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो इसको लसलसा, हल्का चिपचिपा, हल्का चिपचिपा और इस तरह से बनाता है कि ये सरक सके, स्लिप कर सके। वो इसको थोड़ा स्लीपी मोड देने के लिए लिक्विड को क्या होता है, इसमें लेसिथिन होता है, लेकिन साथ में इसमें कुछ फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। जो लेसिथिन का अमाउंट है वो 0.3% है, फैटी एसिड्स का अमाउंट कितना है, 0.3 टू 1.2%, याद ध्यान दीजिएगा, 0.3 टू 1.2%, ठीक है। और मैंने डेली अमाउंट बताया आपको लगभग कितना होता है इसका, 800 ml टू 1000 ml। कुल मिलाकर के इसमें हमारे अंदर डेली लगभग 700 से मान लीजिए 1000 ml तक बनता है। क्षारीय द्रव्य है, पीएच इसका क्या हो सकता है, 7.6 से लेकर के 8.6 तक हो सकता है। अगर ज्यादा नमक खाया है तो पित्त लवण ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीजों का अमाउंट मैंने आपको इसमें ये पूरा बताया, ठीक है ना। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इस तरह से ये है, चलिए ठीक है। अब इसके पहले स्ट्रक्चर में हमने आपको जो बताया कि ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये पूरा पाया जाता है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको ये समझ में आ जाए कि लीवर के किस जगह पर कैसे पाया जाता है, किस तरह से नाशपाती के आकार की संरचना है। चलिए आगे देखिए, काम समझिए इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इसके। इनमें कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्या करता है, जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आए हुए होते हैं
जो भोजन के साथ आपके जीवाणु वगैरह आ गए होते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया होता है, क्योंकि क्षारीय द्रव्य है तो उनको ये मारने का काम भी करता है। दूसरा, ये क्या करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। ये जो फूड का मीडियम है उसको ये एल्कलाइन बनाता है। आप जानते हैं जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टोमक में, उसकी वजह से चूंकि HCl का अमाउंट होता है स्टोमक में ठीक ठाक, तो उससे स्टोमक का जो पूरा एटमॉस्फेयर रहता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो पूरे स्टोमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम होता है वो पूरा एल्कलाइन होता है। और अगर पूरे मीडियम का, अगर आप पूरे एल्कलाइन मीडियम का अगर आप पीएच देखना चाहें तो लगभग 8.0 टू 8.5 के आसपास क्या होता है, मीडियम होता है। जब कभी वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग हमेशा स्टोमक से होती है। मोस्टली क्या होता है, जो वोमिटिंग होगी वो स्टोमक से होगी और हमेशा खट्टापन आपको लगता है। जब कभी उल्टी होती है आपको तो जो निकलता है उसके बाद पूरा पोर्शन आपका एकदम खट्टा खट्टा सा हो जाता है, और इसीलिए आप उसे क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गई है। लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन से कोई बैकअप में आ जाए तो हमेशा वो बहुत ज्यादा क्षारीय होगा, और पहले से तो वो आता नहीं है, ठीक है ना, वो नीचे की तरफ जाता है, यानी कि कहां पर जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। लेकिन अगर उसका बैकअप कहीं से हो गया तो ये मान के चलिए कि मोस्टली आपकी डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। अब तो इस भोजन के माध्यम को छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने में, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने में बड़ा रोल होता है। किसका रोल होता है, बाइल जूस का रोल होता है, ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, ये जो भोजन जाता है आगे किसे, डियोडिनम से, स्टोमक से डियोडिनम में आता है। डियोडिनम कितनी होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और डियोडिनम से यानी ग्रहणी से कहां जाता है भाई, 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, एक है ग्रहणी यानी डियोडिनम, दूसरा है मध्यांत्र यानी जेजुनम, और तीसरा है शेषांत्र यानी इलियम। तो सबसे पहले कहां पे आएगा, यहां पर देखिए ये डियोडिनम का पोर्शन है, और इस डियोडिनम, ये स्टोमक का पोर्शन है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये स्टोमक का पोर्शन है। और इस स्टोमक के पोर्शन से आप देखिए ये स्टोमक यहां पर खत्म हुआ, यहां से क्या शुरू हो रही है, डियोडिनम शुरू हो रही है, ये डियोडिनम, ठीक है ना। और डियोडिनम के बाद क्या शुरू हो जाएगी, जेजुनम शुरू हो जाएगी। जेजुनम लगभग 1.3 मीटर के आसपास लंबी होती है। सॉरी, जेजुनम जो आपकी है आपको मालूम होगा लगभग 2.4 मीटर के आसपास होती है। कितना, 2.4 मीटर के आसपास होती है। और जो इलियम है वो 3.4 मीटर के आसपास होती है। तो सबसे छोटी कौन सी है, डियोडिनम, दूसरी उससे बड़ी है जेजुनम, और उससे भी बड़ी है कौन, इलियम, यानी सबसे छोटी है ग्रहणी, उससे बड़ी है मध्यांत्र, और सबसे बड़ी कौन सी है, शेषांत्र। तो ये सबसे पहले स्टार्टिंग पार्ट आप यहां पर देख रहे हैं, ये किसका पार्ट है, ये है डियोडिनम यानी ग्रहणी का पार्ट, ठीक है। तो अब ध्यान समझिएगा, स्टोमक से आगे इस तरफ जो ये बढ़ता है, इसके बढ़ने में इस तरह से क्रमाकुंचन गतियां होती हैं, देख रहे हैं इसे, इस गति को क्या बोलते हैं हम, क्रमाकुंचन गति बोलते हैं। जिससे क्या होता है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी छोटी आंत की तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ ये बढ़ता है। क्या, फूड मटेरियल, उस फूड मटेरियल को बढ़ाने में भी आगे इस बाइल जूस का रोल होता है। तो एक बात आप ये समझ गए। दूसरा मैंने क्या बताया आपको कि ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, ये फूड मटेरियल के मीडियम को एल्कलाइन बनाता है। तीसरा समझिएगा, कुछ विटामिन होती हैं, आप जानते हैं विटामिन अभी आगे पढ़ाएंगे आपको हम। विटामिन आर 2 टाइप्स, मोस्ट लाइकली एट द ग्लैंस वी कैन से दैट विटामिन आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल एंड सेकेंड इज फैट सॉल्युबल। तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं, जिसमें जैसे ए है, सी है, डी है, ई है, के है, इनके एब्जॉर्प्शन को भी ये बढ़ाता है। क्या करता है, इन विटामिनों के अवशोषण को भी ये बढ़ाता है। इसके अलावा और क्या करता है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये इसका, कि ये क्या करता है, वसाओं के इमल्सन को बढ़ाता है। वसा का, फैट्स का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जैसे दाने दाने बना देना। जैसे आप कभी नहाते हैं
तो सोप लगाते हैं, उसके बाद जब पानी पड़ जाता है उसके ऊपर तो कुछ पानी का जो सरफेस टेंशन होता है उसमें चेंज आने की वजह से आपकी बॉडी पर बूंदों बूंदों के रूप में जमा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एज इट इज जो है ये छोटी छोटी पार्ट्स में उसको करता है, उसे बोलते हैं वसाओं का इमल्सिफिकेशन, वसाओं का इमल्सीकरण। क्योंकि अगर ये इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तो आगे जो है जो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आता है, जो अग्न्याशय ग्रंथ से अग्न्याशयी रस आता है, उस अग्न्याशयी रस में जो लाइपेज एंजाइम होता है वो लाइपेज एंजाइम इन वसाओं पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा और वसाओं का पाचन जो है छोटी आंत में अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो हमारे काइम का फैट है उस काइम के फैट को का इमल्सिफिकेशन करने में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो यहां याद रखिएगा जो बाइल जूस है वो काइम के फैट का इमल्सिफिकेशन करता है और उसी इमल्सिफिकेशन के बाद ही जो पैंक्रियाटिक जूस में लाइपेज एंजाइम होता है वो प्रॉपर उस पर वर्क कर पाता है, ठीक है ना, और प्रॉपर वर्क करने के बाद ही उसका डाइजेशन हो पाता है। तो आपने इंपॉर्टेंट काम समझे। और क्या करता है ये बाइल जूस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, आपके भोजन में कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जो सामान्य तौर पर सामान्य अवस्था में पच नहीं पाते हैं, सामान्य तौर पर उनके लिए पचाना संभव नहीं होता है। लेकिन जब क्षारीय द्रव्य होता है तो क्षारीय द्रव्य क्या करता है, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के साथ ही उनका इस तरह से ब्रेकडाउन करता है कि उनका एक के बाद एक परिवर्तन हो जाता है। और वो परिवर्तन ऐसा हो जाता है कि अगर उसमें कोई अनडाइजेस्टेड पार्ट भी है तो वो क्या होगा, सीधे वो जेजुनम और फिर उसके बाद इलियम की ओर क्या हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर ये पार्ट नहीं पच पाया, नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है तो काफी समय तक छोटी आंत में रुक जाता है। लेकिन इस पार्ट्स को हमें आगे बढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि हमें जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको शिफ्ट करना है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो ऐसे में उनके ब्रेकडाउन को भी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया इससे पहले कि लगभग हमारे बॉडी में डेली अप्रॉक्स 700-800 से लेकर के 1000 ml तक ये बनता है। अब जरा समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि अब ये जो इतना बना यानी 1000 ml बहुत होता है, ये पतला होता है। कैसे होता है, ये डाइल्यूट होता है। अब इसको एक्चुअली कंसंट्रेट करना होता है। तो जो ये पित्ताशय आप देख रहे हैं साहब, ये जो पित्ताशय आप देख रहे हैं, यहां पर देख रहे होंगे आप लोग, इसको समझिएगा आप लोग। ये जो पित्ताशय है ये मोटी दीवारों का बना हुआ है। क्या होता है, अब यहां समझिएगा, मोटी दीवारों का बना होता है। अब मैं आपको समझा क्या रहा हूं, दो बातें समझिएगा। एक तो पित्ताशय की पथरी कैसे बन जाती है, दूसरा जब पित्ताशय निकाल दिया जाए तब क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है ना। तो समझिएगा, अब अगर पित्ताशय है यानी आपका गॉल ब्लैडर है तो ये क्या करता है, जो इसमें बाइल जूस आता है, जो बाइल जूस इसमें आता है, बाइल जूस जो इसमें बाइल जूस आ रहा है वो इसको एकत्रित करता है। लेकिन अभी मैंने इससे पहले बताया कि 92% तक लगभग इसमें वाटर पाया जाता है, लगभग 92% तक इसमें क्या हो सकता है, जल हो सकता है। इस जल को क्या करती हैं, ये जो पित्ताशय की दीवारें हैं इस जल को क्या करती हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर है इस एक्स्ट्रा वाटर को वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। क्या करती हैं, इसकी जो दीवारें देख रहे हैं आप, ये इसके एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इसके एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब करके इसको कंसंट्रेट बना देती हैं, गाढ़ा बना देती हैं। अब गाढ़ा से क्या होता है कि जब ये ड्यूोडेनम में पहुंचता है तो कम अमाउंट में पहुंचता है, लेकिन वो इफेक्टिव अमाउंट होता है, मात्रा में कम पहुंच रहा है लेकिन उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपकी बॉडी में अगर जल कम है तो ऐसे में या इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया, अगर इसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया साहब तो क्या हो जाता है, इस पित्त के छोटे छोटे रवे बन जाते हैं। रवे समझते हैं, रवे मतलब क्रिस्टल, छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं। और ऐसे समझिए, ये इसके ऐसे 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 देख रहे हैं आप, ये ऐसे ऐसे स्मॉल पीसेज इसकी बन जाती हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल पीसेज देख रहे हैं ये आपस में ऐसे जुड़ने लगती हैं।
और ये स्मॉल पीसेस होती किसकी हैं? ये स्मॉल पीसेस होती हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ये स्मॉल पीसेस होती हैं कैल्शियम बिलरुबिनेट की। मैं यहां पर हिंदी में भी आपको लिख दे रहा हूं, इसको आप लोग देखिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। कैल्शियम बिलरुबिनेट, कैल्शियम बिलरुबिनेट के ये स्मॉल पीसेस होते हैं, और ये स्मॉल पीसेस कैल्शियम वाले और जो बाइलरुबिन है, ये बाइलरुबिन क्या हुआ? ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनी जो प्रोटीन होती है, बची प्रोटीन होती है, उसका मिश्रण होता है। अब ये दोनों मिल जाते हैं, कौन कौन? ये वाले पार्ट दोनों और ये एलोइस पार्ट दोनों देख रहे हैं आप, ये मिल जाते हैं और ये छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स इसके हैं वो आपस में मिल जाते हैं और कुछ मिलीमीटर के आकार का कुछ स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कुछ मिलीमीटर के साइज की स्मॉल पीसेस में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और अल्टीमेटली इन पीसेस जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरा बना स्मॉल पीसेस देख रहे हैं, ऐसे ऐसे पीसेस, ऐसे समझिए आप लोग इसको। देखिए ये पीस है, ऐसे 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 पीस, ऐसे ऐसे पीसेस, ऐसे पीसेस, ऐसे पीसेस, ऐसे पीसेस, ऐसे बन गए। अब ये सारे के सारे पीसेस जो है जो इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? गाल स्टोन कहते हैं, या पित्ताशय की पथरी। क्या कहते हैं इसको हम? गाल स्टोन या पित्ताशय पथरी, पित्ताशय पथरी, ठीक है। अब ये गाल स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ। अब ये गाल स्टोन क्या होता है? ये जो दीवार देख रहे हैं आप, ये दीवार है, किसकी दीवार है? ये दीवार किसकी है साहब? ये दीवार है इसकी, पित्ताशय की। अब इन दीवारों से ये चुभने लगता है, ये जो बना ये इन दीवारों से चुभने लगता है, इसमें चुभन सी महसूस होती है, और जब ये चुभने लगता है तो आपको दर्द होगा। और जब बहुत दर्द होता है यहां पर, जब इस साइड में इस जगह पर ज्यादा दर्द हो, इस साइड अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो जो है गैस बनने का दर्द हो सकता है। अगर लेफ्ट साइड में इधर दर्द हो रहा है तो गैस बनने का दर्द हो सकता है, इधर से भी गैस बनने का दर्द होता है। लेकिन जब यहां मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो, या इस तरफ करवट करके आप लेट रहे हो तो दर्द हो, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर गाल स्टोन बन रहा है। और कभी कभी इसका एहसास बहुत पहले से मालूम होने लगता है, और कभी कभी इसका अचानक ही एहसास होता है, अचानक ही तेज दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये चुभ रहा होता है इसकी दीवारों पर, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कायदे से डॉक्टर को गाल स्टोन निकाल देना चाहिए केवल। लेकिन अक्सर डॉक्टर क्या करता है, गाल स्टोन तो निकालता ही है, लेकिन कहीं उसको कैंसरस ना हो गया हो, और ये उसकी सोच ठीक भी होती है, इसलिए क्योंकि आगे रिस्क होता है। अगर कहीं ये कैंसरस हो गया हो और डॉक्टर इसको नहीं निकाला तो अल्टीमेटली पेशेंट की डेथ होना 100% तय है। तो ऐसे में डॉक्टर क्या करता है, इस गॉल स्टोन के साथ साथ पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर ही क्या करता है, निकाल देता है, पूरा का पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल देता है, और आप बिना गॉल ब्लैडर के हो जाते हैं। अब जब बिना गॉल ब्लैडर के हो गए तब क्या होगा? कुछ चीजें आप थोड़ा सा इसको मैं आपको नोट करा दे रहा हूं, उसको आप अलग से नोट कर लीजिए। मैं आपको यहां पर कुछ चीजें अलग से नोट करा दे रहा हूं। जैसे पहली चीज तो जो आपका दो बातें, जो ये बाइल जूस है इसका क्या हो जाता है साहब, इसका कंसंट्रेशन बन जाता है, इसका कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है, बाइल क्रिस्टल्स बन जाते हैं। बाइल क्रिस्टल यानी पित्त के छोटे छोटे रवे, रवे समझते होंगे आप लोग, छोटा छोटा स्मॉल पीस होता है,
कुछ आइटम्स बनाए जाते हैं उससे, खाने पीने वाले छोटे छोटे रबे जो है ये बन जाते हैं। और ये जो रबे होते हैं ये किसके होते हैं, इसको भी आप लोग नोट करिएगा, किस चीज के होते हैं। अभी हमने इससे पहले आपको वहां लिखाया भी है, कैल्शियम बिलरुबिनेट के होते हैं। किसके होते हैं, कैल्शियम बिलरुबिनेट के होते हैं। कैल्शियम बिलरुबिनेट के होते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहा हूं इसको मैं आपको फिर से एक बार। कैल्शियम बिलरुबिनेट के होते हैं, ठीक है। और ये जो कैल्शियम बिलरुबिनेट के बने हुए छोटे छोटे रबे हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं, ये आपस में मैंने बताया आपको इसी तरीके से क्या होता है, आपस में ये होता है। और इसी में यानी कैल्शियम का पार्ट भी आ जाता है और बिलरुबिन का पार्ट भी आ जाता है, और फिर इस तरह से आपस में ये जुड़ जाते हैं। और ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे दिख रहे होंगे आप लोग, ऐसे ऐसे कुछ कुछ मिलीमीटर के, ठीक है। इकट्ठा आपको डॉक्टर निकाल के दिखाएगा भी, ठीक है। ऐसे बन जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, गॉलस्टोन कहते हैं या पित्ताशय की पथरी कहते हैं, पित्ताशय की पथरी कहते हैं, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली यहां याद रखिएगा, जब भी डॉक्टर इस गॉलस्टोन को निकाले, ज्यादा कुछ 3-5 नहीं करना है उसमें भैया, ये ध्यान देना, क्योंकि आगे जान जाने का खतरा पूरी तरह से रहता है। इसलिए पूरा गॉल ब्लैडर निकलवा देना, पूरा पित्ताशय निकलवा देना, ठीक है। पूरा पित्ताशय, ये कहां देखिए, ये जो एक्टिविटी हुई है कहां पर हुई है, ये आपका गॉल ब्लैडर है, इस पूरे गॉल ब्लैडर में है। जब ये पूरे गॉल स्टोन बन जाते हैं तो यही क्या करते हैं, यही गॉल स्टोन यहां पर धीरे धीरे चुभना शुरू कर देते हैं। देख रहे हैं, ये इससे इसमें चुभन सी महसूस होती है, तीव्र दर्द होता है। आप जरा समझिए, अगर किसी का गॉल ब्लैडर निकल गया है तो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ एक चीज की प्रॉब्लम होगी। एक्चुअली ये बनाया क्यों गया है, हमारी बॉडी में हर पार्ट जितना इंपॉर्टेंट है इसीलिए है, हर पार्ट की इंपॉर्टेंस है, तभी इसको बनाया गया है, ठीक है ना। कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है इंपॉर्टेंस। अब इसमें क्या है कि जो मान लीजिए ऐसे ये बाइल डक्ट ये आ रही है, इससे क्या हो रहा है, ये बाइल इसमें आ रहा है, ये एकत्रित करता है। लेकिन जब इसमें से निकलना होता है तो भी एक डक्ट से ही निकल रहा है आगे, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, जब इसमें हार्मोन का इफेक्ट होता है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ऐसे संकुचन होता है। ऐसे हमारी पाउच है ये, इसमें ऐसे संकुचन कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इसमें संकुचन होगा तो ये बाइल क्या हो जाएगा, इसमें से निकल करके और फिर कहां चला जाएगा, डियोडेनम में चला जाएगा, यानी ग्रहणी में चला जाएगा, ठीक है ना। कहां चला जाएगा, ग्रहणी में चला जाएगा। लेकिन अगर किसी के ये है ही नहीं है तब क्या होगा साहब, अगर ये किसी के गॉल ब्लैडर है ही नहीं, पित्ताशय है ही नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, यहां पर डॉक्टर ये करते हैं कि इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, और फिर जो बाइल बन रहा है, कौन बना रहा है बाइल, कहां से बन रहा है बाइल भाई, लीवर में बन रहा है। कहां बन रहा है, लीवर में बन रहा है, पित्त में बन रहा है, पित्त की कोशिकाएं बना रही हैं। ये सीधे बनता है और सीधे जाके डियोडेनम में खुलता रहता है, और जब डियोडेनम में सीधे डायरेक्ट जाता रहता है तो कई बार फिर आपको पूरी इस आहार नाल में जलन का एहसास होता है। तो ऐसे में जिसके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, जिसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है, जिसका पित्ताशय निकाल दिया गया है, उसको थोड़ा सा फैट खाने से बचना चाहिए, थोड़ा सा वसाओं का सेवन कम करना चाहिए, और पानी जो है थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि अगर पानी बढ़ेगा तो जो आपका ये जलन महसूस हो रही है, जो आपकी बेसिसिटी जैसा एहसास हो रहा है, वो थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब इसी में एक चीज को आप और समझिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गॉलस्टोन समझा दिया मैंने आपको, ये बता दिया आपको मैंने, लेकिन यहीं पर एक वर्ड लिखा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जॉइंडिस, यहां दिखाई पड़ रहा है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
है आपको जानने के लिए। पीलिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा, पीलिया क्यों होता है? ये जो जॉइंडिस देख रहे हैं आप, ये जॉइंडिस क्यों होती है ये आप समझिए। अब इसका संबंध लीवर से भी है, यानी यकृत से भी है, और इसका संबंध गॉल ब्लैडर से भी है, और बाइल जूस से भी है। इसीलिए इसको हमने लीवर में ना पढ़ा करके हम इसको यहां पढ़ा रहे हैं। अब हम एक नया पेज लेकर के आपको दे रहे हैं। अब यहां देखिए, आप लोग समझिए। आप लोग देखिए क्या होता है साहब, कि जो आपका ये बाइल जूस आता है, मैं थोड़ा इसको कैंसिल कर दे रहा हूं। ये जो बाइल जूस है आपका, हम बता रहे हैं आपको पीलिया के बारे में, जॉइंडिस के बारे में। बाइल जूस है। इस बाइल जूस का काम कहां पर है? डिओडनम में है। अब होता क्या है कि जो बाइल जूस है, ये यानी जो बाइल है, ये बाइल कुछ प्रतिक्रियाओं से क्या हो जाता है, बाइल रूबिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये बाइल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बाइल रूबिन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो पित्त है, ठीक है, इसका कन्वर्जन हो गया। अब ये बाइल रूबिन में क्या आया? इस बाइल रूबिन में एक तो ये बाइल है, और प्लस हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनी हुई प्रोटीन। अब ये कई प्रतिक्रियाएं बीच में होती हैं, तब जाकर के बाइल रूबिन बनता है। अब ये बाइल कहां से आया साहब? ये बाइल आया लीवर से। बाइल कहां से आया है? लीवर से आया। लीवर से क्या बना? बाइल। बाइल कहां पे आया? डिओडनम में आया। और डिओडनम के बाद कहां चला जाएगा? ये रसांकुरों से भोजन के साथ अवशोषित हो जाएगा और रुधिर में चला जाएगा। कहां चला गया? ब्लड में चला गया। लेकिन ये ब्लड फिर कहां आता है? ये ब्लड फिर आता है लौट करके, ध्यान समझिएगा, लीवर से बाइल। लीवर से क्या आया? लीवर से बाइल आया, यानी यकृत से पित्त आया, और ये क्या बन गया? बाइल रूबिन में कन्वर्ट हो गया। ये बाइल रूबिन फिर कहां जाएगा? अल्टीमेटली ये ब्लड में जाएगा। अब यहां ध्यान समझिएगा, ये ब्लड फिर कहां से बैक होगा? फिर कहां जाएगा? लीवर में जाएगा। लीवर क्या करेगा? लीवर इस ब्लड को, इस बाइल रूबिन को रीडाइजेस्ट कर लेता है। लीवर क्या करता है? लीवर जो है इस बाइल रूबिन को क्या करता है? रीडाइजेस्ट कर लेता है, यानी इसका पुनः पाचन कर लेता है। क्या कर लेता है? इसका पुनः पाचन कर लेता है। लेकिन साहब, पुनः पाचन तो तब हो पाएगा जब ये लीवर ऐसा करने में सक्षम होगा। कई बार लीवर क्या होता है, कई बार तो क्या होता है कि ये बाइल रूबिन जो हमारी, ध्यान समझिएगा, पित्त नलिका है हमारी, जो बाइल डक्ट है, कुछ कारण क्या होते हैं, देखिए मैं नीचे लिख रहा हूं, इसको समझिएगा आप लोग। पित्त नलिका में अवरोध आ जाता है, बैरियर हो जाता है, पहला कारण होता है इसका। दूसरा, जो यकृत कोशिकाएं हैं, यानी जो लीवर सेल्स हैं हमारी, ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इनका क्षतिग्रस्त हो जाना। अब ये क्षतिग्रस्त क्यों हो गई? ये क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, यानी डैमेज हो जाती हैं। ये हो जाती हैं, एक बैक्टीरिया है, इसका नाम है लेप्टोस्पिरा इक्टेरो। मैं फिर से इसको बता रहा हूं, लेप्टोस्पिरा
एक्टेरो हेमोराइजी, लेप्टोस्पिरा एक्टेरो हेमोराइजी, ये क्या है साहब? ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। इसका संक्रमण हो जाता है। किसको संक्रमण हो जाता है? इसका संक्रमण हो जाता है किसको? लीवर को। इससे लीवर की सेल्स हमारी क्या होती हैं? डैमेज हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अल्टीमेटली क्या होता है? लीवर जो है इस बाइल रूबिन का रीडाइजेशन, देख रहे हैं आप, जो रीडाइजेशन है, पुनः पाचन है, ये नहीं कर पाता है। और पुनः पाचन जब नहीं कर पाता है तो ये जो बाइल रूबिन है साहब, ये बाइल रूबिन उसी में, किसमें? ब्लड में लगभग इकट्ठा होता रहता है, यानी ब्लड में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका एक कारण और होता है, एक कारण और होता है, हीमोग्लोबिन जो आपका है, हीमोग्लोबिन की विखंडन आप क्या कह सकते हैं? हीमोग्लोबिन का विखंडन कई बार क्या होता है? बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन का विखंडन बढ़ जाना, ठीक है, हीमोग्लोबिन का विखंडन बढ़ जाना। और अल्टीमेटली क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन का विखंडन जो है वो बढ़ जाता है, तब क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन का विखंडन बढ़ जाता है तब क्या होता है? हीमोग्लोबिन का जब विखंडन बढ़ जाता है क्या होता है? यहां पर समझिएगा, जब हीमोग्लोबिन का विखंडन बढ़ जाता है तो भी बिलिरुबिन का जो अमाउंट है, जो बिलिरुबिन की मात्रा है वो बढ़ जाती है रुधिर में। और इसके, अब चूंकि ये बिलिरुबिन है कैसा? लगभग हरे पीले रंग का है, उसमें पीलापन काफी ज्यादा होता है। अल्टीमेटली क्या होने लगता है? अल्टीमेटली क्या होने लगता है इसमें? कि आपकी त्वचा का रंग, आपकी नेत्रों का रंग, आपके मूत्र का रंग, ठीक है, त्वचा, नाखून, मूत्र का रंग यानी यूरिन का रंग, और नेत्र का रंग यानी आंखों का रंग, इन सब का रंग जो है हल्का पीला सा पड़ने लगता है। इसी को क्या बोलते हैं हम? पीलिया कहते हैं, जॉन्डिस कहते हैं। समझ रहे हैं? इसीलिए जब किसी को जॉन्डिस होता है तो क्या करना चाहिए? पहले से तो एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए एंटीबायोटिक? क्योंकि इस बैक्टीरिया को हमको मारना है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस बैक्टीरिया को हमको मारना है तो एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। साथ में आपको आयरन सब्सटेंस बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको लौह पदार्थ बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो हीमोग्लोबिन जो है विखंडन अंदर उसकी बढ़ गई है, हीमोग्लोबिन की कमी ना होने पाए, यानी हमारी बॉडी में ब्लड की कमी ना होने पाए। अच्छा, हीमोग्लोबिन के विखंडन दर बढ़ने का मतलब यह नहीं होता कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है। उसका दूसरा कारण भी होता है कि हीमोग्लोबिन बन ना रहा हो नया, तो जो पुरानी आरबीसी हो तो वो तो भाई खत्म होगी ना, जो अगर उनकी लाइफ स्पैन हो गई है तो खत्म तो होगी ना वो। कुल मिलाकर के ये हो गया आपका पीलिया। इससे पहले हमने आपको बताया थोड़ा सा इसके बारे में, ये क्या था, ये क्या था और किस तरह से ये आता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अगर जरूरत लग रही तो, ठीक है। तो ये नॉर्मल वे में हमने आपको बताने की पूरी कोशिश किया कि आपको पित्ताशय की पथरी कैसे होती है, आपको पीलिया कैसे होता है, सामान्य तौर पर पित्त का कार्य क्या होता है। अगर इनमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कोचिंग के दिए नंबर पर भी आप फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उससे भी आप पता कर सकते हैं। बाकी यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, उसका भी आंसर आपको मिलेगा। हमने पूरी कोशिश किया कि आपको शॉर्ट टाइम में इसको हम पूरा बता सकें। इसका अगला भाग होगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड, वो होगा पैंक्रियाज का, अग्न्याशय का। हम एक बार स्लाइटली रिवीजन कराएंगे आपको लीवर का भी, गॉल ब्लैडर का भी, और तब हम सीधे आएंगे पैंक्रियाज पर, जिससे आपका एक थोड़ी रिवीजन हो जाए। थैंक यू।